नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैं आपको पढ़ा रहा था गुलाम वंश। गुलाम वंश के प्रथम दो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आगे हम लोग को पढ़ना है इल्तुतमिश। मैंने बताया था अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग को इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश को डिटेल में। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगी। 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। और गुलाम वंश का सबसे महान या हम कहें सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली शासक इल्तुतमिश ही था एक प्रकार से। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और दामाद भी था। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी, इसलिए इसका दामाद भी बन गया था और दास तो था ही। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगर आपसे इतना पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। उसने गुलाम वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और मुल्तान और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इल्बरी तुर्क कौन था। अब वहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन, बलबन, आराम शाह, बैराम शाह, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश था इल्बरी तुर्क, ये आप याद रखिए। एक मतलब जैसे तुर्क भी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर इल्बरी तुर्क इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो देखिए मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो यानी कि ये जिसका गुलाम है इल्तुतमिश, वो भी किसी ना किसी का गुलाम था, यानी कि गुलामों का गुलाम, इसीलिए इसको कहा जाता है। आप लोग समझ जाइए। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इसके पहले मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। इल्तुतमिश के सामने प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान। तो जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इसके सामने कुछ समस्याएं रहती हैं और इल्तुतमिश उनका निपटान भी करता है, यानी कि उनका समाधान भी करता है। देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन। देखिए, हालांकि अमीरों ने ही इल्तुतमिश को बुलाया था कि आओ शासन संभालो, लेकिन फिर भी सारे अमीर इल्तुतमिश से सहमत नहीं थे। कुछ अमीरों ने इल्तुतमिश का विरोध किया। देखिए, दिल्ली के अमीर नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश सुल्तान बने। उन्होंने इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, लेकिन इल्तुतमिश ने इन सभी षड्यंत्रों का सामना करके अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कुछ ऐसे अमीर थे जो इल्तुतमिश को नहीं चाहते थे कि यह शासक बने और इसको मरवाना चाहते थे, लेकिन इल्तुतमिश को उन षड्यंत्रों के बारे में पता चला और फिर इल्तुतमिश ने उन षड्यंत्रों का, उन अमीरों का दमन किया या फिर उन पर नियंत्रण स्थापित किया। तो सबसे पहली समस्या जो थी उसको इसने हल कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था दो जो मेन एक प्रकार से प्रतिद्वंदी रहेंगे इल्तुतमिश को, रहेंगे यल्दौज और कुबाचा। हालांकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी थे, लेकिन वैवाहिक नीति के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको संभाल लिया था। यल्दौज का दमन। यल्दौज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था
इल्तुतमिश ने इसे 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में पराजित किया। इस युद्ध को तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? 1215 ईस्वी में। किसके मध्य? इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य। प्रथम और द्वितीय तो आप जानते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 1192 में दूसरा लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच ही, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और ये तीसरा है 1215 ईस्वी में। तो यहाँ पर यल्दौज का दमन भी हो गया। फिर यहाँ पर है कुबाचा का दमन। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया और 1228 ईस्वी में उच्छ पर, एक क्षेत्र का नाम है, उच्छ पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। अंत में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार यल्दौज और कुबाचा का अंत हो गया। तो सिंधु नदी में कूदकर किसने हत्या की थी? कुबाचा ने। ये कुबाचा कौन था? तो ये सिंध का एक प्रकार से आप कह सकते हैं गवर्नर था। सिंध का प्रांत, इसके आसपास का जो प्रांत था इसी के पास था। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यल्दौज भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। बंगाल में विद्रोहियों का दमन, ये भी एक समस्या थी। बंगाल में कुछ अमीर या कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे, कुछ शासक थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। बंगाल के गयासुद्दीन आजम खिलजी ने, ये बंगाल का शासक था, उसमें गवर्नर था गयासुद्दीन आजम खिलजी, इसने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन आजम खिलजी ने कहा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इससे इल्तुतमिश नाराज़ हो गया। अतः 1225 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार बंगाल का जो शासक था, विद्रोह कर रहा था, उसका भी दमन हो गया। अब यहाँ पर है मंगोल आक्रमण। ये भी एक समस्या थी उस समय। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां की बेटी से जलालुद्दीन मांग बरनी का प्रेम प्रसंग था। थोड़ा सा सुन लीजिए, ये अलग की कहानी है, हालांकि इससे रिलेटेड है। मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज़ खां, उसकी बेटी से जलालुद्दीन मांग बरनी नाम का एक शासक था मध्य एशिया का, वो प्रेम करता था, यानी प्रेम प्रसंग दोनों में चल रहा था। अब जब चंगेज़ खां को पता चला कि ये हमारी पुत्री से प्रेम करता है जलालुद्दीन मांग बरनी, तो चंगेज़ खां ने इसका पीछा करना शुरू किया कि रुको अभी बताते हैं, तुम्हारा प्यार का जो भूत है उसे उतारते हैं। अब ये ख्वारिज़्म का शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मांग बरनी, ये भागकर पंजाब की ओर आया। चंगेज़ खां उसका पीछा करते हुए लगभग 1220-21 ईस्वी में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मांग बरनी की मदद न करे। यह संदेश लेकर चंगेज़ खां का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मांग बरनी की कोई सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 ईस्वी में मांग बरनी के भारत से वापस जाने पर टल गया। यानी कि 1228 ईस्वी में जब मांग बरनी भारत से वापस चला गया तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भी उसका पीछा करते हुए भारत से बाहर चला गया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने भारत पर मंगोल आक्रमण होने से बचा लिया। अब जो छठा पॉइंट है वो है 40 अमीरों के दल का गठन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इल्तुतमिश ने विरोधी अमीरों की शक्ति को समाप्त करने के लिए अपने पक्ष के 40 विश्वास पात्र अमीर सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। इसके द्वारा उसने केंद्रीय शासन को मजबूत किया। अब चूँकि इल्तुतमिश के दरबार में कुछ अमीर थे जो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने, इसलिए वो लगातार षड्यंत्र रच रहे थे
इन षड्यंत्रों का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 विश्वास पात्र अमीर सरदारों का एक दल बनवाया और इनके द्वारा उन सारे अमीरों का दमन करवाया जो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने। तो इस प्रकार इसने विद्रोही अमीरों का दमन किया। 7वां पॉइंट है खलीफा का प्रमाण पत्र। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार इल्तुतमिश की शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई। 1229 में बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने घोषणा कर दी कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान है, यानी सुल्तान आजम की उपाधि इनको मिल गई। इसके पहले जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अंततः 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट्स के रूप में समझ सकते हैं। इल्तुतमिश के बारे में जानना जरूरी है, इसको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए। सबसे पहले तो इल्तुतमिश ने। दूसरा पॉइंट है, इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के और भी चलवाए। एक तो चांदी का टंका, दूसरा तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। तो ये भी प्रश्न आया है कई बार। तीसरा पॉइंट है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, तो रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता, सबसे पहले गुंबद किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने। और सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी इसने करवाया था। सुल्तानगढ़ी किले का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौजे खास यानी शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। हौजे खास। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। और अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी। इक्ता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इक्ता का क्या मतलब होता है, धन के स्थान पर, यानी कि जो नगद वेतन है उसके स्थान पर सैनिकों को या जो सामंत अमीर होते थे उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। इसे ही इक्ता कहते थे। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित मलकापुर में 1231 में करवाया था। भारत में बना पहला मकबरा था। तो भारत में बना पहला मकबरा किसका था, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का। कब इसका निर्माण हुआ, 1231 में। किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इल्तुतमिश को पढ़ा है, और जो अगला वाला वीडियो रहेगा इसमें हम लोग रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।